बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। एक बार फिर दुनिया एटमी जंग के दहाने पर शुमाली कोरिया ने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमला करने की दी इजाजत। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने शुमाली कोरिया से की अपील, कहा शुमाली कोरिया बदले अपना रवैया वरना होंगे इसके संगीन नतायज। शामी फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी, 80 फौजी हलाक और 250 के करीब जख्मी। और अमेरिका ने उर्दन में शामी बागियों की तरबियत के अमल में की तेजी, टैंक शिकन हथियार चलाने पर दिया जा रहा है जोर। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। एक बार फिर दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है। शुमाली कोरिया ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमले करने की इजाजत दे दी है। जराये के मुताबिक शुमाली कोरिया की फौज से मंसूबे एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जारहाना पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा और इस बारे में सख्त कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। बयान में मजीद कहा गया कि हमने बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस को मुतल्ला कर दिया है कि अमेरिका की जरा सी गलती अमेरिका को जौहरी हमले में पाश कर सकती है। पेश है एक खास रिपोर्ट। शुमाली कोरिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमला करने की इजाजत दे दी है। शुमाली कोरिया की फौज से मंसूबे एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जारहाना पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा और इस बारे में सख्त कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। बयान में फौज का कहना है कि हम बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा दिफा को मुतला करना चाहते हैं कि अमेरिका की शुमाली कोरिया के लिए जारहाना पॉलिसी और उससे लाहक जौहरी खतरे को अवाम और फौज का अज़म और एक छोटा सा जौहरी हमला पाश कर देगा। साथ ही इस सिलसिले में इनकलाबी अफवाज के बेरहमाना ऑपरेशन का हतमी जायजा लेने के बाद उसकी मंजूरी दे दी गई। बयान में यह भी मुतनब्बे किया गया है कि जजीरा नुमा कोरिया में 1 से 2 दिन में जंग छिड़ सकती है। वहीं अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस बयान को गैर तामीरी करार देते हुए कहा है कि इससे हालात बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। उनका यह भी कहना था कि इन इश्तियाल अंगेज बयान में से एक है जो शुमाली कोरिया को आलमी बिरादरी से मजीद दूर ले जा रहा है। वहीं अमेरिकी वजीर दिफा चक हेगल ने भी कहा है कि शुमाली कोरिया जिस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है वो एक वाज़ेह खतरे की निशानियां हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया की जानिब से ताज़ा बयान अमेरिका के बहरहाल काहिल में अपने जजीरा गवाम में इंतहाई जदीद बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम नस्ब करने के ऐलान के बाद सामने आया है। वहीं शुमाली कोरिया गुज़िश्ता हफ्ते कुछ हफ्तों से जनूबी कोरिया और उसके इत्तेहादी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहा है। अमेरिका इससे पहले शुमाली कोरिया के खतरे से निपटने के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई मिसाइल निजाम को तंसीब की तस्दीक कर चुका है। इसके अलावा 2 अमेरिकी तैयारा बरादरी बहरी जहाज पहले ही इलाके में पहुंच चुके हैं। वहीं पेंटागन की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इंतहाई जदीद दिफाई निजाम आने वाले हफ्तों में जजीरा गवाम में नस्ब कर दिया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने और अपने इत्तेहादियों का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह है कि कुछ हफ्ते पहले शुमाली कोरिया ने बहरहाल काहिल में अमेरिकी जजीरा गवाम और रियासत हवाई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। दरअसल शुमाली कोरिया अपने हालिया जौहरी धमाके के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों की वजह से इंतहाई नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा है कि शुमाली कोरिया अपने मनफी बयानात में बहुत आगे निकल चुका है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जनूबी कोरिया के वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मशरक़ी साहिल पर दरमियानी दर्जे तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने शुमाली कोरिया से अपील की है कि वो अपना रवैया बदले
उन्होंने कहा है कि उन्हें जजीरा नुमा कोरिया में किसी भी गैर जरूरी बहरान पर तशवीश है और इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर वाज़ेह धमकी खेल नहीं है, बल्कि ये बहुत संजीदा है। बान की मून ने फरीकैन से अपील की है कि वो कशीदा सूरत हाल को मामूल पर लाते हुए मुज़ाकरात करें। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया की फौज की जानिब से एक बयान में कहा गया था कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमला करने की इजाज़त दे दी है और अमेरिका की खारजा पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बात करते हैं, हमारे नामा निगार रईस जैदी मौजूद हैं फोन लाइन पर। रईस, जिस तरीके से जनूबी और शुमाली कोरिया के बीच कशीदगी का माहौल जारी है, क्या लगता है कि जंग होगी, और अगर जंग होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें क्या रोल होगा? देखिए आदिल, हालात तो बहुत कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि अभी शुमाली कोरिया के जो सदर है किम जोंग उन ने पूरा अपनी फौज के लिए तैयार रहने का एक हुक्म सादिर कर दिया है और कह दिया है कि यहाँ तक कह दिया है कि आप एटॉमिक हथियार हमले के लिए भी पूरे तैयार है। यानी जौहरी हमले का भी एक बयान जो उन्होंने हुक्म जारी किया है, ये बड़ा ही तशवीशनाक है, क्योंकि अब तक इस तरह के कभी बयान इस तरह के सामने नहीं आए। अभी तक जो बयान दिए जाते थे इसी तरह के दिए जाते थे कि हम दुश्मन पे हमला करेंगे, लेकिन बाकायदा उन्होंने एक बयान जारी किया है और अपनी फौज को कहा है कि पूरे तैयार रहिए, कभी भी जौहरी हमला हम कर सकते हैं। अमेरिका के जो वहाँ पे ठिकाने हैं, जो कि जनूबी कोरिया में उन्होंने अमेरिका ने जो ठिकाने बना रखे हैं और जनूबी कोरिया के भी बाद हिस्सों पर हमला करने के लिए अपनी फौज को उन्होंने पूरी तरह से तैयार कर दिया है। और इसके अलावा बयान जो दिया है, बल्कि लिखकर एक बयान जारी किया गया है जो कि आर्मी को पहुंचा दिया गया है। और अगर बात की जाए, चूंकि ये अभी का किम जोंग उनका जो रवैया है ये इनके काफी पुराने वक्त से चला रहा है, क्योंकि दादा भी यहाँ के एक इनकलाबी थे किम जोंग संग, और उसके बाद उनके जो वालिद थे किम जोंग इल, इन्होंने यहाँ पर कोरिया में यानी शुमाली कोरिया में पूरे 17 साल तक इख्तिदार संभाला है। उनके इंतकाल के बाद एकदम ये सारी बागडोर किम जोंग उनके हाथों आ गई और ये आपस में जो जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में कशीदगी काफी इंतहाई और काफी तशवीशनाक इस मरहले में पहुंच चुकी है कि जंग कभी भी हो सकती है। और यहाँ तक कि जंग ही नहीं होगी बल्कि जौहरी जंग यानी एटॉमिक लड़ाई एक बार फिर से सामने आ रही है दुनिया के सामने। यानी जो पहले कभी आपने जापान पे देखा होगा, जापान पे जो जिस तरीके से जौहरी हमला हुआ था, उसी के तनाजुर में बिल्कुल वही हालात अब फिर पैदा हो गए हैं। जी, लेकिन ये अगर जौहरी हथियार की लड़ाई की तरफ ये अगर जंग बढ़ रही है या माहौल बढ़ रहा है तो बेशक बहुत ज़्यादा फिक्र पैदा करने वाली बात है। जनूबी और शुमाली कोरिया के दरमियान की कशीदगी का जो एक मसला है उसमें अमेरिका का क्या रोल है? ये तो दो ममालिक के बीच की बात है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया आदिल। क्या है इसमें अमेरिका का क्या रोल है? दरअसल अमेरिका का एक शुरू से ही रवैया रहा है कि कोई भी मुल्क जब एटॉमिक पावर हासिल करता है या जौहरी तवानाई हासिल करता है तो उस पर अमेरिका की नजरें गड़ जाती है, क्योंकि अमेरिका का अगर कोई मुकाबला कर सकता है वही मुल्क कर सकता है कि जिसके पास जौहरी हथियार हो, जौहरी ताकत हो। नहीं तो और दुनिया की कोई दूसरी आर्मी, किसी तरह की कोई फौज अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अमेरिका की हर बार पैनी नजर उसी ममालिक पर गड़ जाती है कि जो कि जौहरी तवानाई हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इसकी बात कीजिए नॉर्थ कोरिया से के अलावा अगर मिसाल दी जाए ईरान की, ईरान चूंकि अपने पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई हासिल करना चाहता है, उस पर भी अमेरिका ने मजीद पाबंदियां लगाई। उसी तरीके से जो शुमाली कोरिया ने जैसे ही जौहरी तवानाई हासिल की और जौहरी तजुर्बे किए तो फौरन अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदी आयद की गई और जैसे ये पाबंदी लगाई गई उसके बाद जौहरी शुमाली कोरिया ने इश्तियाल अंगेज बयान देने शुरू किए, क्योंकि उससे काफी इक़्तिसादी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। तो उसके तनाज़ुर में ही शुमाली कोरिया ने ये शिद्दत इख्तियार कर ली है और बाकायदा अमेरिका को चैलेंज कर दिया है कि अगर हम पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है तो हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि हमला हम जवाब में नहीं करेंगे बल्कि हम शुरुआत भी कर सकते हैं। इस तरह का बयान इन्होंने दे दिया। और अमेरिका चूंकि जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया का ये दरमियानी मसला है, लेकिन चूंकि अमेरिका का ये इत्तेहादी समझा जाता है जनूबी कोरिया, और एक सियासत के वजह से जनूबी कोरिया को अमेरिका ने अपने अंडर ले रखा है और साथ साथ जैसे जापान इसका इत्तेहाद है,
تو وہ اتحادی کا نام لے کر کے یہ میرے اتحادی ہے، ان کی جو پریشانیاں آ گئی اس پر ان کی حفاظت کے لیے میں ہمیشہ تیار رہوں گا. تو یہ امریکہ کا رول ہے کہ سیاسی طور پر ان دونوں کے درمیان میں گھس گیا ہے. لیکن رئیس، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس آنکڑے جو ہیں اس کے حساب سے امریکہ کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے اگر کوئی اور ممالک جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے یا ٹیسٹ کرتا ہے یا پھر بناتا ہے اپنی لیب میں ڈیولپ کرتا ہے، تو امریکہ کو اس سے کیا اختلاف ہے؟ کیوں امریکہ نہیں چاہتا کہ جو جوہری طاقت ہمارے پاس ہے وہ کسی اور ملک کے پاس نہ ہو؟ کیا ڈکٹیٹرشپ ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ ایک تاناشاہی نہیں ہے امریکہ کی؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ امریکہ کی تاناشاہی، امریکہ کی دادا گیری ہے، کیونکہ عالمی پیمانے پر بھی امریکہ کی دادا گیری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلتی رہی ہے. بہت سے ممالک کو وہ انڈائریکٹلی اپنے انڈر رکھتا ہے، اپنے دباؤ میں رکھتا ہے، اور بہت سے کو ڈائریکٹ رکھتا ہے. تو امریکہ کی ایک طریقے سے دادا گیری، اس کے پاس خود جوہری ہتھیار ہے، اور وہ ابھی تک اس نے جو اس کی ایک باقاعدہ ایک تنظیم بنی تھی کہ سب ممالک اپنے ہتھیاروں کو ختم کرے یا اور نہ بنائے، تو امریکہ نے آج تک ان پہ سگنیچر بھی نہیں کیے ہیں. یعنی امریکہ کا ابھی بھی ماننا ہے کہ اگر کسی طرح کی ہوگی تو اپنی جوہری توانائی کو جاری رکھے گا، اور آنے والے وقت میں جوہری ایٹمک ہتھیار، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی سب سے زیادہ ہے، دوسرے ممالک سے سب سے زیادہ امریکہ کے ہی پاس ہے، لیکن امریکہ چونکہ اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے دباؤ کے ذریعے دوسرے ممالک کو نہیں چاہتا کہ وہ کسی طرح کی جوہری توانائی حاصل کرے، یہاں تک کہ پرامن مقاصد کے لیے بھی نہیں چاہتا. یعنی پرامن مقاصد کے لیے اب ایران تو خود کہتا ہے کہ میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ ہمارے مذہب میں کسی بھی طرح کا ہتھیار بنانا جو انسانیت کے لیے خطرناک ہو وہ حرام ہے. اور اپنی میں پرامن مقاصد کے لیے یعنی بجلی کی تیار کرنا چاہتا ہوں جو کہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگی. اس پر بھی امریکہ کو تشویش ہے. وہ امریکہ کسی بھی طرح کی توانائی، جوہری انرجی کسی کو نہیں چاہتا کہ کسی کو حاصل ہو، سوائے اسی کو یا اس کے اتحادی جو ممالک ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے. لیکن رئیس، اس بات سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں کہ امریکہ کا جو رخ ہے اسے یہ لگتا ہے کہ میں افضل، میں اول، میں ہی سب کچھ. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی امریکہ کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو ایک بڑا رول ادا کرتی ہے کسی بھی مسئلے میں دنیا کے، اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اپنے سخت قسم کے بیانات سے باز آئے. اس سے پہلے بھی عراق میں دیکھا گیا تھا جب بایولوجیکل ویپن جو ان کے اس طریقے کے ہتھیاروں کی بات آئی تھی کہ وہاں پر صدام حسین کے پاس ہیں، وہ نہیں نکلے تھے. ایک معافی مانگی تھی امریکہ نے، کہا تھا ہمیں کوئی اس طریقے کا ہتھیار برآمد نہیں ہوا ہے. شمالی کوریا کی معاف کیجیے گا، اقوام متحدہ کی ٹیم بھی گئی تھی وہاں پر، انہیں بھی نہیں حاصل ہوا تھا. اب شمالی کوریا کا بھی ویسی مسئلہ آ رہا ہے. حالانکہ شمالی کوریا اس طریقے کے بیان جو کہہ رہا ہے کہ آپ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ شمالی کوریا باز آئے اپنے سخت قسم کے بیانات سے، کیا یہ کسی کے اشارے پہ کر رہا ہے یا واقعی اپنی طرف سے بیانات جاری کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بے شک اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یہ جو بنائی گئی ہے کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی امریکہ کا ہی اس پہ بہت دباؤ ہے، اور امریکہ کے اندر ہی یہ چلتی ہے. امریکہ کے ہی دباؤ میں متاثر ہو کر یہ بیان جاری کرتے ہیں. یہ اقوام متحدہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ ایک غیر جانبدار آرگنائزیشن ہے، لیکن حقیقت میں یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہی آرگنائزیشن ہے. یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آرگنائزیشن کہنا بہتر ہوگا، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جگہ. جی 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 بالکل، یہ چونکہ اسی کے انڈر میں کام کرتی ہے اور اسی کے ہی منفی بیان دیتی ہے. یعنی کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی امریکہ کے خلاف کسی طرح کا بیان جاری کیا ہو. جی رئیس، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بالکل صاف ہو گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ جو ہے بیانات جاری کر رہے ہیں. لیکن ہاں ضرور بالکل کشیدگی کا ماحول ہے، بہت زیادہ ایک غلط ڈائریکشن میں دنیا جا رہی ہے. اگر نیوکلیائی حملہ ہوتا ہے، اگر جوہری حملہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی فکر کی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ رئیس اس تمام جانکاری کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے. ہمارے نامہ نگار رئیس زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے فون لائن پر. جس طریقے سے جنوبی اور شمالی کوریا کے بیچ کشیدگی کا ماحول جاری ہے، اس میں شمالی کوریا نے بیان جاری کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ امریکہ کے اوپر جو انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں شمالی کوریا پہ، اور جس طریقے سے وہ جنوبی کوریا کو ساتھ دے رہے ہیں پیچھے سے، اس کے چلتے شمالی کوریا نے ایک بیان جاری کرا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے فوج کو اجازت دی ہے کہ امریکہ پر پوری طریقے سے آپ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم سب سے پہلے جوہری حملہ کریں گے امریکہ کے اوپر.
बढ़ते हैं आगे। शाम के शुमाली कस्बे में बागी जंगजुओं के साथ झड़पों में 80 फौजी हलाक हो गए, जबकि 250 के करीब जख्मी हुए हैं। शामी फौज ने हुकूमत से जख्मी फौजियों के इलाज के लिए फौरी मदद पहुंचाने की अपील की है। मेडिकल बटालियन ने शामी हुकूमत से 24 घंटों में मुदाखलत की अपील की है। शाम के शुमाली कस्बे अर्रुका में बागी जंगजुओं के साथ झड़पों में 17वीं आर्म डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 80 फौजी हलाक और 250 जख्मी हो गए हैं। शामी फौज की एक मेडिकल बटालियन ने वहां जख्मी फौजियों के इलाज मुआलजे के लिए फौरी मदद मुहैया पहुंचाने की अपील की है। मेडिकल बटालियन ने शामी हुकूमत से आइंदा 24 घंटों में अर्रुका में मुदाखलत की अपील की है और कहा है, यहाँ सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। हमारे पास खुराक, पानी, बिजली कुछ भी मौजूद नहीं है और तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जख्मी फौजी मौत के मुंह में जा रहे हैं। अर्रुका में शामी फौज का अड्डा 5 किलोमीटर इलाके पर मुहित है और वहाँ उसकी 17वीं आर्म डिवीजन तैनात है। इस वक्त उसका जैश-उल-हिंद ने 4 अतराफ से मुहासरा कर रखा है। इसके बाद से शामी फौजियों को हेलीकॉप्टरों या पैराशूट्स के जरिए खुराक पहुंचाई जा रही है। बागियों ने इस अड्डे के करीब 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कबल अज़ीं बुध को जैश-उल-हिंद ने दरा में शामी फौज की 49वीं बटालियन के अड्डे पर कब्जा कर लिया था। शामी फौजियों ने शदीद झड़पों के बाद इस अड्डे को खाली करा लिया। इस अड्डे पर असलहा का एक बड़ा डिपो भी मौजूद था और शामी फौज उसको दरा शहर और नवाही कस्बों पर गोलीबारी के लिए इस्तेमाल करती रही, जिसके नतीजे में दरा के अलावा 2 और कस्बों उल्मा और गजाला में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और इसके नतीजे में 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर होने पर मजबूर हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अमेरिका और उर्दन के सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर शामी सदर बशारुल असद फौज के खिलाफ लड़ने वाले बागियों को तरबियत का अमल तेज कर दिया है और उन्हें टैंक शिकन हथियार चलाने की तरबियत भी दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका इब्तिदा से शामी बागियों को सऊदी अरब और तुर्की के रास्ते हथियार फराहम करा रहा है। ज़राए के मुताबिक बागियों को ट्रेनिंग देने का काम जून तक मुकम्मल होना था, लेकिन कुछ इलाकों में बागियों को मिली कामयाबियों के मद्देनजर तरबियत का काम इसी माह मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अमेरिका और उर्दन के सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर शामी सदर बशर असद की फौज के खिलाफ बरसरे पेकार बागी जंगजुओं की तरबियत का अमल तेज कर दिया है और उन्हें टैंक शिकन असला चलाने की तरबियत दी जा रही है। अमेरिकी जराये के मुताबिक एक रिपोर्ट में उर्दनी और अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि शामी बागियों की तरबियत का अमल पिछले साल शुरू हुआ था और उसमें शाम की जनूबी सरहद के साथ बफर जोन के कयाम पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही अखबार ने उर्दन के सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से लिखा है कि इस वक्त बागी फौजी और जंगजुओं पर मुश्तमिल जैश-उल-हिंद के 3000 अफसरों को तरबियत दी जा रही है। पहले से तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक उनकी तरबियत जून के आखिर में मुकम्मल होना थी, लेकिन शाम के सरहदी इलाकों में जैश-उल-हिंद की हालिया कामयाबियों के पेश नजर इन अफसरों की तरबियत इसी माह के आखिर तक मुकम्मल की जा रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बागियों के जेर कब्जा इलाकों को बफर जोन बनाने का मकसद उनको शामी फौज के मुनहरफीन के लिए महफूज पनाहगाहों में तब्दील करना है ताकि वो आजादाना तौर पर इधर आ सके। इसके अलावा इंसानी इमदाद की भी मुतासरीन तक आजादाना रसाई को यकीनी बनाया जा सके। वहीं उर्दन के एक तज्जियाकार का कहना है कि शाम के सरहदी इलाकों में बफर जोन के कयाम के जरिए ही तनाज़े को उर्दन से दूर रखा जा सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह जर्मन के एक अखबार ने भी शामी बागियों को उर्दन में तरबियत देने की इत्तला दी थी। अलबत्ता उसने तरबियत देने वाले अमेरिकी माहिरीन के बारे में शक का इजहार किया था और कहा था कि अभी तक ये नहीं पता लगा है कि ये तरबियत फौज के जरिए दी जा रही है या प्राइवेट फर्मों के जरिए। साथ ही जर्मन अखबार ने लिखा था कि इस फौजी तरबियत में शामी बागियों को टैंक शिकन हथियार इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जर्मन अखबार के मुताबिक उर्दन की इंटेलिजेंस सर्विसेज शामी बागियों को तरबियत देने में मसरूफ है और उसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि उर्दन से ताल्लुक रखने वाले सलफी दहशतगर्दों को सरहदी अबूर करके शाम जाने से रोका जाए ताकि वो वहाँ से वापस आकर उर्दन में किसी तरह की दहशतगर्दी न फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। खबरें खलीज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो।
अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। इजराइल बहरिया अब बहरे रोम में इजराइल मिल्कियात की हामिल गैस फील्ड्स की निगरानी के लिए नई मनसूबाबंदी कर रहा है। वाज़ेह है कि इन गैस फील्ड्स पर हमलों का खदशा जाहिर किया जाता है। निगरानी करने वाले इजरायली बहरिए के शोबाए मनसूबाबंदी के सरबराह एलन लावी ने नामा निगारों से बात करते हुए मुमकिन खतरात से मुताल्लिक कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनमें गैस फील्ड्स पर हमले के मुताल्लिक मालूमात दर्ज थी। इजरायली बहरिया बहरे रोम में इजरायली मिल्कियत की हामिल गैस फील्ड्स की निगरानी के लिए नई मंसूबाबंदी कर रहा है। वाज़ेह है कि इन गैस फील्ड्स पर हमलों का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। वहीं निगरानी करने वाले इजरायली बहरिए के शोबे मंसूबाबंदी के सरबराह ने नामानिगारों से बात करते हुए मुमकिन खतरात से मुतालिक कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनमें गैस फील्ड्स पर हमले के मुतालिक मालूमात दर्ज थी। उनके बकौल हमें एक मुकम्मल नया दिफाई निजाम तरतीब देना होगा। वो ये भी तस्लीम करते हैं कि इन गैस ज़खायर की हिफाजत के लिए इस कदर महंगा निजाम भी तरतीब नहीं दिया जा सकता, जिस पर आने वाली लागत यहाँ मौजूद गैस की कीमत से भी ज्यादा हो। वाज़ेह है कि 2009 में इसराइल के ऑफशोर इक़्तिसादी खित्ते में कुदरती गैस की दरियाफ्त इस रियासत के लिए खुशगवार खबर थी। इससे कबल ये यहूदी रियासत अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए बड़ी हद तक दरामदात पर इन्हिसार करती थी। वहीं गैस की दरियाफ्त के बाद उसकी तलाश का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था।
और अब इम्कान है कि 2013 के आखिर तक गैस की तलाश के लिए 18 नए कुएं खोदे जाएंगे और उस पर करीब $2 अरब की लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक तेल अवीव हुकूमत निजी शोबे के तहत गैस की तलाश के इन मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का अज़म जाहिर करती रही है। इस सिलसिले में बहरिया कप्तान का ख्याल है कि ये गैस फील्ड्स इसराइल का स्ट्रेटेजिक असासा है और इसराइल उनकी हिफाजत करेगा। उनके मुताबिक इजरायली बहरिया हर किस्म के खतरात से आगाह है और उनके सद्देबाब के लिए भी तैयार है। वहीं इजरायली अंदाजों के मुताबिक उनके पानी के नीचे करीब 950 अरब मुरब्बा मीटर गैस मौजूद है, जो कौमी जरूरियात से काफी ज्यादा है। दूसरी जानिब इजरायली ज़राए के मुताबिक इन ज़खायर की सलामती के लिए $700 मिलियन की लागत से एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जा सकता है, जिस पर सालाना $100 मिलियन लागत आएगी। वहीं इजरायली बहरिए से वाबस्ता कप्तान का कहना है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर अखराजात में कटौतियां कर रही है, इसलिए ये भी मुमकिन है कि गैस फील्ड्स की सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी रकम न दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अफगानिस्तान की मगरबी रियासत फराह में तालिबान के खुदकुश बमबारों ने अदालत पर हमला कर दिया, जिसमें 44 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब तालिबान मुजाहिमतकारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत होनी थी। अफगानिस्तान के मगरबी सूबा फराह में तालिबान मुजाहमतकारों के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर अफगान फौजियों की वर्दी में मलबूस 6 खुदकुश बमबारों ने अदालत पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 44 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। ईरान की सरहद के नजदीक वाक़ सूबा फराह के नायब गवर्नर मोहम्मद यूनुस रसूली ने बताया कि तालिबान जंगजुओं ने सूबाई दारुल हुकूमत में अदालती अहाते पर हमला किया था। जंगजुओं के अदालत पर हमले के वक्त 10 से 15 तालिबान के खिलाफ मुकदमे की समाअत होने वाली थी और उन्हें जेल से अदालत में मुंतकिल किया जा रहा था और उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया जाना था। खुदकुश बम धमाके में मुतादिद सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। काबुल में अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने तालिबान के हमले में 34 शहरियों, 6 फौजियों और 4 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। वाक़े में 91 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें अक्सरियत शहरियों की है जो तालिबान के हमले के वक्त अदालती अहाते में मौजूद थे। तालिबान ने इस हमले की फौरी तौर पर जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया है कि जिन मुजाहमतकारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था उन्हें इस हमले में रिहा कर लिया गया है, लेकिन सूबे के पुलिस सरबराह आगा नूर कामतूज ने तालिबान के इस दावे की तरदीद की है और कहा है खुदकुश हमलावर तालिबान कैदियों को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। उनके बयान के मुताबिक फौजी वर्दियों में मलबूस 6 हमलावर अफगान नेशनल आर्मी की 2 गाड़ियों में सवार होकर फुरा शहर में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर किसी ने नहीं रोका। हमलावरों ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। इनमें से 2 ने अपनी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया और बाकी 4 ने अदालत और प्रोसिक्यूटर के दफ्तर पर हमला कर दिया। इस दौरान मुहाफिजों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक हमलावर हलाक और बाकी 3 करीबी इमारतों में घुस गए और उन्होंने वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई माह के बाद अफगानिस्तान की सरकारी इमारतों और सरकारी एहलकारों पर तालिबान का ये सबसे तबाहकुन हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो फिलहाल खबरें खलीज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों